Assalamu alaikum and namaste dear students. Today we will solve the question number 166 जो कि फिजिक्स के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 6 ही है। तो जो 165 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियोस में सॉल्व कर लिए थे, बाकी 166 को आज हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ कार ऑफ द मास 1200 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट हैज़ बीन एक्सेलरेटेड टू द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड इन 16 meters. Average acceleration of the car is dash meter per second square and force is dash newton. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारे पास मैकेनिक्स का या काइनेमेटिक्स का सवाल है। इसमें हमारे पास कह रहा है सवाल में कि ये बिलफर्ज एक कार है जिसका मास है 1200 किलोग्राम। ठीक है, ये कार इनिशियली रेस्ट में है। बहुत ही सिंपल कि इनिशियली रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, ये जो है एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट होने के बाद ये जो इसकी वेलोसिटी जो है वो हो जाती है कितनी, वेलोसिटी हो जाती है इसकी 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तब तक कि ये डिस्टेंस जो कवर करती है, वो डिस्टेंस जो इसने कवर किया है, वो डिस्टेंस इसने कवर किया है 16 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। बताओ कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी और इस पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, वो भी आपने फाइंड करनी है। We know very well that third equation of the motion 2as is equal to vf square minus vi square। तो 2a तो हमने फाइंड करना है, s हमारे पास है 16 मीटर का और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल तो 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर कर देंगे और इनिशियल हमारे पास 0 है। इसको ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये हो जाएगा 32, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू ए, ये 8 का स्क्वायर 64 बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन हमारे पास बनेगी 64 को 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आई है। और फोर्स जो कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एफ इज इक्वल टू मास कितना है 1200 ग्राम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन ये है और फोर्स ये है। हम ऑप्शन को मैच करेंगे। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1.5 एंड 1500 ये भी गलत है। 2.5 एंड 2400 ये भी गलत है। 3.5 ये भी गलत है। और यहाँ पर देखते हैं तो ये एक्सेलरेशन 2 है और ये फोर्स जो कि 2400 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट ध्यान में रखनी है कि ये जो आर्डर है ना, वो भी आपका यहाँ पर सेम होना चाहिए। आर्डर जो है जैसे यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 2400, तो ये इसको बिल्कुल मैच कर रहा है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 167 की। A paratrooper is falling down with uniform velocity and also rotating with a constant angular velocity of 0.2 radian per second, then body satisfies dash मतलब कि एक पैराट्रूपर है, जैसे पैराशूट वगैरह होता है, वो जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये सिंपल कोई आपके पास एक पैराट्रूपर है, सपोज करते हैं ऐसे, ये डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। अब जब डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, इसमें बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो इक्विलिब्रियम तो हमारे पास ये होता है। इक्विलिब्रियम के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास काइनेमेटिक इक्विलिब्रियम या काइनेटिक इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, कंडीशन की बात कर रहा है। अच्छा, कंडीशंस में क्या होता है, कंडीशन हमारे पास 2 होती है, एक जो कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दूसरी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक टोटल फोर्स एफ एक्स इज इक्वल टू द 0 और टोटल फोर्स जो कि एफ वाई पे लग रहा है वो भी 0 होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन कहती है कि टोटल टॉर्क इज इक्वल टू द 0 होना चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है। मतलब कि ये फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है तो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए ऑप्शन है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बट नॉट सेकंड, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बट नॉट फर्स्ट, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन को भी
सेटिस्फाई करेगा तो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 168 होगा। 168 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 168 में कह रहा है कि विच पार्टिकल मार्क्ड ए इज ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। आप देखें यहाँ पर ये एक न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा है, उस न्यूक्लियर रिएक्शंस में कौन सा पार्टिकल इमिट आउट होगा। ये आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बेरिलियम जो कि उसके साथ ये हीलियम न्यूक्लियाई रिएक्ट करता है तो फिर बनता है कार्बन का आइटम बनता है, और प्लस में ये ए बन रहा है, ये ए जो है वो क्या बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, जैसे देखें बेरिलियम, इसका एटॉमिक मास जो कि 9 है और एटॉमिक नंबर 4 है, और प्लस में हीलियम जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। जब इसने रिएक्शन कर लिया तो ये 2 और ये 12 और ये 2 और प्लस में ये ए जो है वो आपने फाइंड करना है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हमने बेटा यहाँ पर जो कि ये 12 और 6 बनेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ए जो है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास, मतलब मास भी जो कि कंजर्व होगा और एटॉमिक नंबर भी कंजर्व होगा, जो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन दोनों इक्वल आएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं मास को, ये 9 और 4 कितने 13 बनते हैं, यहाँ पर 12 बन रहा है, मतलब एक यहाँ पर आ गया इसके पास। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर को देखें, 4 और 2 6 बन रहे हैं, यहाँ पे 6 बन गए, मतलब यहाँ पे 0। तो ये क्या हो गया, अब हमने सिर्फ वो नोट करना ऑप्शन जिसमें एटॉमिक नंबर 1 हो लेकिन सॉरी एटॉमिक मास 1 हो लेकिन एटॉमिक नंबर 0 हो। तो देखते हैं ऑप्शन ए इज इक्वल टू H11, ये नहीं होगा। ए इज इक्वल टू N10, बिल्कुल सही, सही बेटा, वही आ रहा है ना कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, मतलब ए वो पार्टिकल है, ये न्यूट्रॉन हो गया, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बेटा। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 169, द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द बॉयल्स लॉ टू होल्ड इज दैट द प्रोसेस मस्ट बी। अच्छा बेटा बॉयल्स लॉ क्या है, बहुत ही सिंपल है। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम का रिलेशन प्रेशर के साथ बना सकते हैं अगर टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और टेम्परेचर कांस्टेंट कौन से प्रोसेस में रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। सो बॉयल्स लॉ के लिए कौन सा प्रोसेस होना चाहिए, आइसोबैरिक नहीं होना चाहिए, एडियाबैटिक नहीं होना चाहिए, आइसोकोरिक नहीं होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 170, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। सवाल में कह रहा है कि देखें बेटा, ये आपके पास कोई सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पिस्टन है बिलफर्ज वो मूवेबल है। अगर आप एक होता है, ये आपके पास कोई इसमें सिस्टम में कोई गैस वगैरह रखी हुई है, ये पूरा सिस्टम कहलाएगा। अब सिस्टम में अगर आप ऐसे करते हैं कि इस पिस्टन को डाउनवर्ड मूव कराते हैं तो आप कहेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर आप इस प्रोसेस इस जो कि पिस्टन को अपवर्ड मूव कराते हैं ऐसे अपवर्ड, तो वर्क डन बाय द सिस्टम। अच्छा अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ना वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, बाहर से ना हीट अंदर जाती है ना अंदर की हीट बाहर आती है। तो अब यहाँ पर अगर उसने कहा कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, जो डेल्टा यू है वो आपके पास डिक्रीज हो रही है। डिक्रीजेस इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू रिगार्डिंग दिस प्रोसेस। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ठीक है बेटा, मतलब ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। तो अब यहाँ पर हमने ऑप्शन को देखना है, हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम, हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम नहीं होगी क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन ये है
no heat can flow into the system not out of the system, work is done by the system, बिल्कुल सही। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, मतलब पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, डिक्रीज। अगर यहाँ पे इंक्रीज की बात होती तो फिर ऑप्शन वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं, वर्क डन बाय द सिस्टम नहीं बल्कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 171 if mu naught is the permeability of the medium and epsilon naught is the permittivity of the medium, then the value under root 1 upon mu naught epsilon naught is equal to them। बेटा आपको पता होना चाहिए कि जब भी मैक्सवेल, ये चैप्टर नंबर 16 जो कि प्रोपेगेशन ऑफ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो प्रोपेगेशन है उसके लिहाज से ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मैक्सवेल ने जो अपनी थ्योरी दी थी उसमें कहा था कि जो लाइट है ना, लाइट जो के कंसिस्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शंस ऑफ प्रोपेगेशन। बिलफर्ज ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। अब यहाँ पर मैक्सवेल ने जो स्पीड ऑफ द लाइट मालूम की थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं म्यू नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है तो वहां पर हम यूज करते हैं म्यू नॉट और ये एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर इन दोनों को यूज किया था किसने, मैक्सवेल ने। उसने कहा था कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c इज इक्वल टू द 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट। तो ये आपके पास मतलब मैक्सवेल की स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है वही स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो मतलब कि ये 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये ऑप्शन देखते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स, स्पीड ऑफ लाइट। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 171 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 172, if a conductor carrying current I is placed in uniform magnetic field B, it experiences a magnetic force F, then direction of this force is। बेटा ये हमारे क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बना हुआ है सिम टेक्स्ट बोर्ड के बुक में, जो चैप्टर नंबर 4 है मैग्नेटिज्म्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स, उसका सेकंड टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। बेटा आपने क्या करना, एक मैग्नेटिक फील्ड लेनी है, ये आपके पास नॉर्थ और साउथ को। यहाँ पर कोई अगर आप कंडक्टर रखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इस पर फोर्स लगती है। ये जो फोर्स है वो बराबर है BIL sin थीटा, इसके बराबर। B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L जो कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ और फोर्स ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे A is parallel to the current I only, is perpendicular to the current I only, is perpendicular to the magnetic field B only, is perpendicular to the both current I and magnetic field B। तो D ऑप्शन इज द करेक्ट, मतलब जो फोर्स होगी वो करंट के और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 173